Hello everyone. I hope you all are doing well. And my name is Nitya Pandey. I work as a senior mentor at Prep IAS. I have given multiple mails and interviews, and today in this video, we will be doing a topper copy analysis of the All India Rank 1 Shakti Dubey. Okay. So why are we doing this topper copy analysis? So first of all, answer writing is very important to clear this examination. Now, to write a good answer, obviously there are three components of an answer: introduction, body and conclusion. But also we can learn कि intro लिखना कैसे है, how, what all things we have to write in the body, conclude कैसे करना है answer को. For this, we can look at topper copies. So let us start today's discussion. So I will be continuously bringing up this topper copy analysis. एक वीडियो में हम 5 to 6 क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे. इसको बेटर यूटिलाइज करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन आंसर्स को जो डिस्कस करूंगी ही साथ में इसमें वैल्यू एडिशन भी बताऊंगी. सो दैट इज इट इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर दैट इज रिटन. और फिर इसी को और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी. ओके. नाउ the first question over here is, with the elephant being a vital part of the Buddhist faith, it was widely represented in sculptures as well. Discuss. ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एलिफेंट जो है वो एक वाइटल पार्ट है बुद्धिस्ट फेथ का. ठीक है. और वो काफी ज्यादा बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में भी रिप्रेजेंट किया गया था. यू हैव टू डिस्कस दिस. नाउ डिस्कस इज एन ओपन एंडेड वर्ड. डिस्कशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं. आप उसके कॉजेस लिख सकते हैं, आप उसके इम्पैक्ट्स लिख सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप चैलेंजेस लिख सकते हैं. सो लाइक दिस. ठीक है. नाउ लेट अस सी इन्होंने स्टार्ट कैसे किया है. सो शी हैज स्टार्टेड, एलिफेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ बुद्धा. तो इन्होंने बताया है स्पेसिफिकली कि जैसे एलिफेंट की बात चल रही है. ठीक है. तो उन्होंने उस कीवर्ड को पकड़ा, उसके अराउंड छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखा, और ये एक ऑस्पिशियस सिंबल है इन एंशिएंट ट्रेडिशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मार्कर में आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो 3 to 4 लाइन्स का रहेगा, जैसा कि इन्होंने लिखा है. अनदर थिंग, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करना है, एज हैज बीन डन इन दिस कॉपी बाय शक्ति दो. नाउ नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू द बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करके रखनी है बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड बॉडी. ठीक है. दूसरी बात, जैसे कि जब बॉडी लिख रहे हैं तो आपकी एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर को समझ आए क्या बात कर रहे हैं. ओके. एंड इज इट रिलेटेड टू द क्वेश्चन और नॉट. तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है एलिफेंट इन बुद्धिज्म. अब ये हेडिंग कैसे रिलेट कर रही है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि एलिफेंट वाइटल पार्ट है बुद्धिस्ट फेथ का और स्कल्पचर्स में भी रिप्रेजेंटेड है. तो ये सिंपल हेडिंग हमको देगी. देन इन्होंने डिफरेंट डिवाइड किया, जैसे कि महायान बुद्धिज्म में बर्थ हैज बीन डिपिक्टेड थ्रू अ व्हाइट एलिफेंट. तो इतनी नॉलेज, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं. ठीक है. बुद्धिस्ट स्कल्पचर फिर सारनाथ पिलर में भी है. ओके. जहां पर 4 एनिमल है उनमें से एक एलिफेंट है जिसको इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है. ओके. सो ये जो टॉपर कॉपीज है, इससे आप सिर्फ आंसर लिखना नहीं सीख रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन भी जा रही है कि जो कंटेंट आपको पढ़ना है वो आपको कैसे पढ़ना है, आपको आंसर में वो यूज कैसे करना है. 10 एलिफेंट हैज बीन रिप्रेजेंटेड. फिर उसके बाद धौली केव्स इन उड़ीसा which were used by monks as viharas is made in shape of an elephant. Hathi Gumfa caves, which also contain inscriptions of Kharvel cave, also symbolizes elephant. On the stupas, there are relief structures of elephant carrying lotus in her trunk, depicting piousness and auspiciousness. तो ये इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी है जहां पे स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज किए हैं. नाउ कंक्लूजन, अगेन देर इज अ सेपरेशन बिटवीन बॉडी एंड कंक्लूजन. कंक्लूजन फिर से 3 to 4 लाइन्स का. 10 एलिफेंट एज अ सिंबल हैज बीन यूज्ड अक्रॉस बुद्धिज्म एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद हिंदू ट्रेडिशन. एक और एडिशनल डायमेंशन इन्होंने अपने कंक्लूजन में ऐड कर दिया कि जिससे पता चल रहा है कि हमें सिर्फ बुद्धिज्म की नॉलेज नहीं है, हिंदुइज्म में भी हमें पता है वहां भी एलिफेंट यूज किया गया है. नाउ इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं. वैल्यू एडिशन इज समथिंग दैट इज कि आप बता सकते हो कि बियॉन्ड स्कल्पचर्स, जैसे कि क्वेश्चन में सिर्फ स्कल्पचर्स की बात हुई थी, तो बियॉन्ड स्कल्पचर्स एलिफेंट कहाँ पे देखने को मिलता है. जातक टेल्स में हमको देखने को मिलता है. ठीक है. जैसे कि नलगिरी एपिसोड में. देन इसमें कुछ, क्योंकि हिस्ट्री का ये आंसर है आर्ट एंड कल्चर का, तो कुछ हिस्टोरियंस के व्यूज हम लिख सकते हैं, जैसे कि रोमिला थापर आर्ग्यू दैट सच सिंबोलिज्म रिफ्लेक्ट्स बुद्धिज्म्स इंक्लूसिव एंगेजमेंट with prevailing cultural motives, allowing it to appeal to a broad spectrum of society while embedding moral and philosophical values in popular art forms. ठीक है. Now let us move on to the next question.
India's war of independence was won by the efforts and sacrifices of different sections of the society. क्या मतलब है इसका? जो इंडिया का नेशनल मूवमेंट था, जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, डिफरेंट सेक्शंस, बी इट वुमेन, बी इट द एल्डरली, बी इट मेन, ठीक है, तो बी इट द सिख्स, बी इट द क्रिश्चियंस, बी इट द पारसीज, सबके एफर्ट्स की वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ना। In this context, discuss the contributions made by tribal women. Tribal women का contribution पूछ रहा है, ठीक है। Now, India's freedom struggle has been regarded by Bipin Chandra as one of the most successful mass movement that has accommodated people from various walks of life. So now she has used a historian, that is Bipin Chandra. मैं भी टाइम एंड अगेन प्रेप आईएएस के मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप लोगों को बार बार बताती रहती हूँ, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं हिस्टोरियंस यूज करते हैं, ठीक है। तो टॉपर कॉपी एनालिसिस से ये हमें वेरीफाई भी हो रहा है कि हाँ, वी कैन यूज बेसिक हिस्टोरियंस, ठीक है। सिंपल, बिपिन चंद्रा एवरीवन नोज, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, रोमिला थापर, हर कोई जानता है, ठीक है। नाउ और साथ में इससे क्या हुआ, अटेंशन ग्रैब हो गया एग्जामिनर का कि हाँ बड़ा बड़ा होशियार बच्चा है, इसको तो हिस्टोरियन भी पता है। नाउ फिर क्या किया इन्होंने, इंडियन इंडिपेंडेंस इन्वॉल्व, क्योंकि उसमें बोला गया था कि डिफरेंट सेक्शंस, तो ये अब बता रहे हैं जैसे कि विमेन में, ठीक है, फिर नेशनल मूवमेंट, पीजेंट रिवोल्ट, वर्कर्स, तो ये एक छोटे से फ्लो चार्ट से जो ये स्टेटमेंट होती है इसको, क्योंकि ये मेन पार्ट नहीं है, मेन पार्ट क्या है कि ट्राइबल वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये इन्होंने एक फ्लो चार्ट से छोटे से बता दिया कि हाँ डिफरेंट सेक्शंस का कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, विद एग्जाम्पल। ट्राइबल मूवमेंट में कौन था, वर्कर्स मूवमेंट में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, पीजेंट रिवोल्ट में इंडिगो रिवोल्ट, विमेन मूवमेंट में ऑल इंडिया विमेन्स कांग्रेस, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू अ होमवर्क एज वेल, आप सभी इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे और लिखेंगे, ओके। और उस आंसर को लिखकर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज सकते हैं, आई विल बी इवैल्यूएटिंग इट। नाउ ट्राइबल विमेन पार्टिसिपेशन, कुछ नहीं किया, सिंपल हेडिंग जिसको अंडरलाइन कर दिया, ये आपने क्वेश्चन में पूछा है ट्राइबल विमेन पार्टिसिपेशन, वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। ट्राइबल रिवोल्ट वाज बेसिकली टारगेटेड अगेंस्ट द डिकूज, दैट इज आउटसाइडर्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दिया, ठीक है, कि ट्राइबल मूवमेंट किसके अगेंस्ट टारगेटेड था, ओके। देन मेजर ट्राइबल women who led the revolts वर जैसे कि रानी गाइडिंग, ठीक है, फिर देवी चौधरानी, जिसमें कि हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिगो रिवोल्ट, बुक हैज बीन रिटन ऑन हर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, तो बुक भी बता दी इन्होंने। देन दस ट्राइबल women हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट बाय टारगेटिंग एट द वेरी रूट ऑफ द ब्रिटिश इंटरेस्ट, ठीक है। कंक्लूजन इन्हें नहीं आ रहा होगा इसलिए ठीक है, एक बेसिक कंक्लूजन लिख दिया, कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बट अदरवाइज इसके लिए एक इम्प्रूव कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज ऑनरेबल पीएम मोदी, ठीक है। आप कुछ डिग्निटरीज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, यूएन सेक्रेटरी जनरल हो गए, डब्ल्यूएचओ के हेड हो गए, ठीक है। तो हैज कंसिस्टेंटली एम्फेसाइज्ड रिकॉग्नाइजिंग द अनसंग ट्राइबल हीरोज एंड हीरोइंस, stating that their sacrifices are a source of inspiration for generations to come, और इसके लिए हम कुछ सेलिब्रेशंस भी कर रहे हैं जैसे कि जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। चलो, now let us move on to the next question, which is bring out the key principles underlining Rabindranath Tagore's vision of nationalism during the Indian freedom struggle, okay। Important personalities during the modern history, ये important topic है, like राजा राम मोहन रॉय हो गए, आपके दयानंद सरस्वती हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी एक्सेट्रा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या की प्रिंसिपल्स है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विजन ऑफ नेशनलिज्म था उसमें हाईलाइटेड है, स्पेशली ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहां पर इन्होंने स्टार्ट किया बाय मेंशनिंग अबाउट आर एन टैगोर एंड हिज वर्क गीतांजलि, ठीक है। तो कभी भी किसी पर्सनालिटी पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इंट्रो में आपको उनका वर्क जरूर लिखना है, ओके। फिर रविंद्रनाथ टैगोर विजन ऑफ नेशनलिज्म, सिंपल जो क्वेश्चन में पूछा उसी सेम वर्ड्स को यूज करके हेडिंग लिखनी, कुछ अपना इतना दिमाग नहीं लगाने, बेसिक चीजें करो, ओके। Though he has not provided for any explicit model of his nationalism, yet from his work, तो कहां से पता चल रहा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, वो हमें कहां से पता चल रहा है, उनका जो काम है गीतांजलि उससे पता चल रहा है। उन्होंने कोई ऐसे थ्योरी नहीं दी है नेशनलिज्म की, बट अपने बुक में ही उन्होंने थोड़ा मेंशन किया है। He has written
an essay where the mind is without fear and the head is held high, where he has signified the importance of freedom. तो देखो इनको मतलब आप देखो डेप्थ ऑफ नॉलेज देखो, ऐसे पता है, वर्क पता है और ऐसे भी पता है ना। So Tagore has condemned the narrow model of development adopted by Britishers. He was against consumerism. He advocated freedom against any kind of subjugation, not just political level but also individual level. Though he was against colonial rule, he wanted Indians to learn the good from British and incorporate within themselves. So in a 10 mark question we can expect 4 to 5 points आप लिखिए, ठीक है। अगर आप explain करके लिख रहे हैं तो 4 to 5 points, अगर आप one liner points लिख रहे हैं तो you can write 6 to 7 points. Thus, Tagore has provided for a very balanced view of nationalism that must guide Indians. ये ठीक है, but I think इससे better conclusion हो सकता है writing about its contemporary relevance. Contemporary relevance जैसे कि आज की डेट में वी आर फेसिंग द इश्यूज ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, जहां पर हमें टैगोर के कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव पेट्रियोटिज्म, कल्चरल प्लूरलिज्म काम आएंगे। ओके, ये साइड में मैंने आपको एक वैल्यू एडिशन कंक्लूजन दिया है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल पुल्स coupled with external pressure as well as colonial resistance prompted the European powers to relinquish their claim over colonies. Elaborate. Elaborate का मतलब क्या है, इसी को और एक्सप्लेन करो, अपने मन से कुछ मत लिखो, दिस इज नॉट डिस्कस, इलेबोरेट, इसको और एक्सप्लेन करो। इंटरनल पुल्स और एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, साथ में कोलोनियल रेजिस्टेंस, इस वजह से यूरोपियन पावर्स कॉलोनीज को क्लेम कर रहे हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, यूरोपियन colonial powers went on to colonize the world in order to fulfill their own interest, ठीक है। तो एक इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया, शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन, कि क्यों जो यूरोपियन कॉलोनीज, यूरोपियन colonial powers थे, why were they colonizing? To fulfill their own selfish interests. Major reason was industrial revolution, that is these countries needed raw material, cheap labor, market etc. छोटे से फ्लो चार्ट से बैकग्राउंड दे देती है, जो चीज पूछी नहीं जाती है उसके लिए आप कुछ ऐसा एरो वगैरह बना सकते हैं। However, post World War II, we witnessed the decolonization event across the globe. So yes, क्या क्या रीजन है, जैसे कि इंटरनल पुल, फॉर एग्जांपल मेजर कॉलोनियल पावर जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा, ये वर्ल्ड वॉर में एंगेज थे, तो उनके पास रिसोर्सेज इतने खत्म हो रहे थे कि ये कॉलोनीज को और फर्दर रूल कर सकें। देन therefore the citizens demanded government action and thus British Parliament was ready to leave the burden of colonies, ठीक है, अपने खुद के नेशन पे इनको ध्यान देना था, इसलिए ये जरूरी हो गया था कि अब ये कॉलोनीज को छोड़ के भाग जाए। देन एक्सटर्नल प्रेशर, विद द एडवेंट ऑफ, साथ में ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस वगैरह आ रहे थे, विच वर फोकसिंग अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज एक्सेट्रा। कोलोनियल रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंस मूवमेंट हो रहे थे, बीट इंडिया, बीट अफ्रीकन कंट्रीज, हर जगह हो रहे थे। ओके, सो इन्होंने उसी चीज को और एलेबोरेट कर दिया कि इंटरनल पुल, एक्सटर्नल प्रेशर और कोलोनियल रेजिस्टेंस, तीनों की वजह से कैसे डीकोलोनाइजेशन हुआ। These factors led to relinquishment of European control over the colonies. This conclusion also has scope of improvement. Now this is your task to think कि इसमें कैसे improvement कर सकते हैं। Do let me know in the comment section कि कैसे इस क्वेश्चन के आंसर का कंक्लूजन हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस का मैंने आपको बताया कैसे करेंगे, इसका आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन। Let us move on to the next question. Identifying the growth drivers of aquaculture in India, discuss the associated issues. तो क्या पूछ रहा है, growth drivers बताओ और issues बताओ। सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि aquaculture जो है एक सनराइज सेक्टर है, contribute immensely to India's GDP, ठीक है, along with development of other sectors like food processing etc. फिर इन्होंने कुछ growth drivers बताए, जैसे कि इंडिया की कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर की, फिर हमारे पास इनलैंड रिवर्स है, ओके, वी हैव क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक मॉनसून can act as supplementary income for farmers. Coastal communities are trained in aquaculture since ancient times. Issues क्या क्या है, we have issues of climate change, we have issues of like we have the fisherman issue, टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी अच्छी। फिर इन्होंने बताया कि इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली है, जैसे कि पीएम मत्स्य संपदा, ओके, FIDF, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी स्कीम है, IDF एक्सेट्रा। देन फिर उन्होंने बताया कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि पोकाली फार्मिंग, आपातानी ट्राइब राइस एंड फिश को प्रोडक्शन कैन बी ऑप्टेन। ओके, तो कंक्लूजन दिस इज गुड, जहां पे आप कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस लिख सकते हैं, इस तरह के कंक्लूजन हमें लिखने। ओके, सो that was all about today's topper copy analysis. I will be doing this further in the upcoming videos.
Stay tuned for more such analysis.